प्रिय विद्यार्थियों, सिंधु सरस्वती सभ्यता के भाग 2 में आप सभी का स्वागत है। सिंधु सरस्वती सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं पर थोड़ी चर्चा करते हैं। यह एक प्राक ऐतिहासिक सभ्यता है। प्राक ऐतिहासिक सभ्यता इसलिए कहा गया है इसे क्योंकि यहाँ पर हमें लिपि तो मिली है, यानी ऐतिहासिक की जो श्रेणी है उसमें तो इसे डाला जा सकता था, किंतु चूंकि वो लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है, इसलिए इसे प्राक ऐतिहासिक सभ्यता या हम कहें अर्ध ऐतिहासिक सभ्यता की श्रेणी में रखा जाता है। चूंकि यहाँ पे कांस्य का प्रयोग होता था, हमें मूर्तियां आदि उपकरण मिलते हैं इसके, तो ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। ये एक विशेष बात है क्योंकि कांस्य जो है वो दो धातुओं तांबा और टिन दोनों को मिलाकर बनता है। तो इस कांस्य के जो उपकरण मिलते हैं उससे स्पष्ट हो जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग दो धातुओं को मिलाकर एक नई धातु का निर्माण करना भी जानते थे। इसके अतिरिक्त इसे शांति प्रिय सभ्यता की श्रेणी में भी रखा जाता है। बहुत ही विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई थी, किंतु कहीं से भी हमें हथियार आदि उपकरण नहीं मिले हैं जिससे पता चले कि ये किसी को मारने के लिए या किसी से लड़ाई करने के लिए इच्छुक रहते होंगे। इस प्रकार की कोई चीजें नहीं मिली हैं, इसीलिए इसे शांति प्रिय सभ्यता कहा जाता है। चूंकि हमें उत्खनन में नगर प्राप्त हुए हैं, विशेषतः हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, ये नगर बताते हैं कि ये नगरीय सभ्यता थी, नगर निर्माण से परिचित लोग थे ये। इसके साथ ही साथ हमें बहुत सारे व्यापार के जो प्रमाण हैं वो भी मिले हैं। आंतरिक व्यापार भी होता था, बाह्य व्यापार भी होता था, जल मार्ग से होता था, स्थल मार्ग से होता था, और व्यापार इनका एक प्रधान व्यवसाय था, इसलिए इसे व्यापार प्रधान सभ्यता भी कहा जाता है। अब इसके नगर योजना और भवन निर्माण के संबंध में बात करते हैं। जैसा भी हमने कहा कि एक नगरीय सभ्यता थी, तो जो मुख्य नगर मिलते हैं हमें, वो प्रत्येक नगर दो भागों में विभक्त हैं। पश्चिमी टीले पर जो ऊंचा भाग मिलता है उसे गड़ी भाग कहा गया है, और इस गड़ी भाग में सार्वजनिक महत्व के भवन प्राप्त होते हैं। जो पूर्व में निचला भाग मिला है, जिसे निचला नगर कहा गया है, उसमें जन सामान्य वर्ग रहता था। यहाँ ये याद रखिए कि केवल मात्र धौलावीरा ही एक ऐसा स्थल है जहां पर दो के बजाय नगर तीन भागों में बटा हुआ मिलता है। वहां हमें एक मध्य भाग भी मिलता है, लेकिन वो अपवाद है। बाकी जितनी भी जगह मिली है वहां नगर दो भागों में बटा हुआ मिलता है। इसके साथ ही साथ ये जो नगर का निर्माण है वो बहुत ही सुनियोजित ढंग से बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि जिसकी जहां मर्जी आई उसने मकान बना लिए, बल्कि एक प्लानिंग हमें उसमें दिखाई देती है कि योजनाबद्ध तरीके से नगर का निर्माण किया गया है। नगर की जो सड़कें थीं वो ग्रिड पद्धति से बनी हुई थीं, एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं, जिससे संपूर्ण नगर कई खंडों में बट जाता था। एक जाल बन जाता था सड़कों का, जो समकोण पर 90 डिग्री के समकोण पर एक दूसरे को काटती थी और कई खंडों में नगर बट जाता था। यदि आपने जयपुर शहर का परकोटे के अंदर का जो भाग देखा है, तो आप आसानी से इस बात को समझ सकेंगे कि यदि हम एक सड़क से गुजरते हैं तो दूसरी ओर से आने वाली हर सड़क को काटते हुए निकलते हैं, और इससे क्या होता है, छोटे छोटे कई खंड बन जाते हैं जो वर्गाकार या आयताकार होते हैं, और उन्हीं वर्ग खंडों के अंदर मकान बनाए जाते थे। इसके अतिरिक्त जो मकान बनते थे, जो भवन बनते थे, वो पकाई हुई ईंटों से बने हुए मिलते हैं।
ये ईंटें अच्छे से पकी हुई हैं और लगभग एक ही अनुपात में हमें प्राप्त होती हैं। इसमें 4 उसकी लंबाई है, 2 उसकी गहराई है और 1 उसकी मोटाई है। 4:2:1 के अनुपात में ये ईंटें बनाई गई हैं। इसके अतिरिक्त जो आवास मिलते हैं हमें इस नगर में, वो छोटे और बड़े दोनों ही प्रकार के आवास मिलते हैं। यानी 1-2 कमरों के मकान भी हैं और 5-6 कमरों के मकान भी हैं, 7-8 कमरों के भी मकान भी हैं। तो छोटे मकान भी मिलते हैं, जैसे जिससे प्रतीत होता है कि न्यूक्लियर फैमिली होती होगी, और जो बड़े मकान मिलते हैं, उनसे प्रतीत होता है कि संभवतः संयुक्त परिवार भी यहाँ पर रहते होंगे। इसी के साथ एक विशेषता ये है कि लगभग प्रत्येक घर में हमें कुआं मिलता है, स्नानागार भी मिलता है और वहां पर भोजनशाला यानी जो रसोई है वो भी हमें प्रत्येक घर में मिली है, चूल्हे वगैरह बने हुए मिले हैं इस तरीके से। ये तो हुए नगर के भवन। इसके बाद आते हैं हम गड़ी भाग में बने हुए सार्वजनिक भवनों पर। इन भवनों में हम देखते हैं यहाँ हमें विशाल स्नानागार जो मोहनजोदड़ो में मिला है, वो बहुत विशाल है, आयताकार है और इसके जो फर्श और दीवारों की जुड़ाई की गई है, जहां पानी भरा रहता था, वो जिप्सम से की गई है, जिससे पानी लीक नहीं होता है। आज भी वो बहुत ही मजबूत है। इसके अतिरिक्त हड़प्पा से जो हमें मुख्य सार्वजनिक भवन मिला है, वो है विशाल अन्नागार। यहाँ एक ऊंचे चबूतरे पर 6-6 की 2 पंक्तियों में कमरे निर्मित किए गए हैं, जिनमें हवा जाने की बड़ी ही सुंदर व्यवस्था थी और जो प्रत्येक अन्नागार था वो 50x20 इतने फीट का बड़ा था। काफी बड़े-बड़े अन्नागार थे जिसमें अन्न का भंडारण होता था। और ये जो अन्न भंडार थे वो नदी के मुहाने पर थे, जिससे स्पष्ट होता है कि इन अन्नागारों में भरा हुआ जो अन्न है वो नदियों के माध्यम से व्यापार द्वारा इधर उधर ले जाया जाता होगा, इसीलिए नदी के निकट इस तरीके के अन्नागार बनाए गए हैं। फिर बात करते हैं हम एक और सार्वजनिक भवन की जो हमें धौलावीरा से मिलता है, जो है विशाल जलाशय। वहां पर हमें काफी सारे जलाशय मिले हैं, यानी जल भरने की जगह मिली है जो कि कृत्रिम है। एक तो ऐसा होता है कि ताल तलैया अपने आप प्राकृतिक रूप से ही बन गए हों, लेकिन ये कृत्रिम रूप से मानव द्वारा निर्मित है और शैल उत्कीर्चित है, यानी रॉक कट जो आर्किटेक्चर है उसके उदाहरण हैं। बड़ी चट्टानों को किस तरीके से काट काट कर और इस तरीके के जलाशयों का निर्माण किया गया है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवन या सार्वजनिक जो स्मारक वो है इमारत, वो हमें मिलती है जो लोथल से प्राप्त होती है, जिसे गोदी बाड़ा का नाम दिया गया है। इसमें पक्की ईंटों का एक ढांचा बना हुआ है, जहां नदी का जो पानी है वो आकर एकत्र हो जाता था, जिसमें जहाज जो है वो आकर ठहर सकते थे, क्योंकि वहां पे पानी रुका हुआ रहता था और जहाज सागर से उधर निकलकर और उधर रुक सकते थे। इसके अतिरिक्त एक विशाल स्टेडियम भी हमें धौलावीरा से मिला है, जो विश्व के प्राचीनतम स्टेडियम का एक उदाहरण है। ये देखिए, आप चित्र में देख सकते हैं, अन्नागार देख सकते हैं, विशाल स्नानागार देख सकते हैं, किस तरीके से नगर का नियोजन है वो देख सकते हैं आप। अब बात करते हैं हम राजनीतिक जीवन की। राजनीतिक जीवन के बारे में हम स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि जो लिपि है वो हम नहीं पढ़ पाए हैं, इसलिए लेखों में जो कुछ लिखा है वो हमें इतिहास नहीं बता सकता। लेकिन विभिन्न विद्वानों ने जो विभिन्न प्रमाण मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, उनके आधार पर ये अनुमान लगाने की चेष्टा की है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार का राजनीतिक जीवन रहा होगा। उसमें पिगट और व्हीलर हैं जो कहते हैं कि पुरोहितों का शासन रहा होगा। जिस प्रकार से विशाल स्नानागार है उसका जो महत्व हमें पता चलता है, कुछ जो पुरोहित जैसी मूर्ति हैं
अग्नि वेदिकाएं आदि हैं, तो उसके आधार पर वो ये कहते हैं कि संभवतः पुरोहित वर्ग रहा होगा जो इस सिंधु घाटी सभ्यता पर शासन करता रहा होगा। इसी प्रकार हिसार के जो हरियाणा का जो प्रदेश है, वहां पे कुनाल जो है, उस जगह से हमें एक चांदी का पुकुट मिला है, जिससे कुछ विद्वान मानते हैं कि संभवतः राजतंत्र रहा हो, कोई राजा रहा हो, लेकिन ये भी हम स्पष्ट रूप से नहीं मान सकते, क्योंकि मात्र एक ही मुकुट हमें प्राप्त होता है। मार्क कनायर जो हैं, वो कहते हैं कि कोई ना कोई कुलीन वर्ग ऐसा रहा होगा जिनके हाथ में सत्ता रही होगी। अब वो जो कुलीन वर्ग है, वो व्यापारी वर्ग भी हो सकता है, क्योंकि जैसा हमने देखा व्यापार प्रधान सभ्यता थी, तो व्यापारी वर्ग को भी बहुत महत्व मिला हुआ होगा। तो व्यापारी वर्ग भी हो सकता है, या पुरोहित वर्ग भी हो सकता है, या अन्य प्रमुख जन जो भी हैं, नगर के जितने भी प्रमुख जन हो, प्रबुद्ध जन हो, संभवतः उनका कोई वर्ग जो है वो मिलकर शासन व्यवस्था संभालता होगा। लेकिन निश्चित तौर पे हम नहीं कह सकते हैं कि कौन थे जो शासन करते थे। लेकिन नगरों की जो सुव्यवस्था है, जो नियोजन है, उपकरणों का निर्माण के अंदर जो हमें एकता दिखाई देती है, फिर वो चाहे उत्तरी क्षेत्र में हो या एकदम दक्षिणी क्षेत्र के देखें, संपूर्ण सभ्यता में एक ही प्रकार के उपकरणों का निर्माण होना, जो बाट माप मिलते हैं हमें सब जगहों से, सबका मानकीकरण होना, तो ये सब चीजें बताती हैं कि कोई ना कोई सत्ता तो अवश्य ही रही होगी जो सिंधु घाटी सभ्यता में राजनीतिक रूप से या प्रशासनिक रूप से महत्वपूर्ण रही होगी। हो सकता है कोई नगर पालिका की जैसी कोई सत्ता हो सकता है पुलिस और रक्षकों की कोई व्यवस्था करने वाली सत्ता रही हो, लेकिन कोई ना कोई ऐसी सत्ता अवश्य थी जिसके कारण हमें संपूर्ण नगर नियोजन में, उपकरणों में, तौल माप बाटों में, इन सब में एक रास्ता दिखाई देती है। अब बात करते हैं हम यहाँ के सामाजिक जीवन की। यहाँ का जो समाज था, अनुमान लगाया जाता है कि वो मात्र सत्तात्मक समाज रहा होगा, क्योंकि हमें बहुत सारी मातृ देवी की मूर्तियां प्राप्त होती हैं, नारी मूर्तियां अधिकता में प्राप्त होती हैं, इसलिए ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर माता की सत्ता महत्वपूर्ण रही होगी। इसके अतिरिक्त जो विविध उपकरण हमें मिलते हैं, जैसे बड़े संबंधित मिलते हैं हमें, कुम्हार संबंधित मिलते हैं, व्यापारी वर्ग के मिलते हैं आदि, तो ये जो उपकरण मिलते हैं, जैसे मन के बनाना है, बहुत सारी चीजें मिलती हैं जो हमें, उससे विविध वर्गों का अस्तित्व स्थापित होता है कि इस सभ्यता में विविध प्रकार के वर्ग रहे होंगे। मुख्यतः उन्हें 4 भागों में बांटा गया है: व्यापारी वर्ग, पुरोहित वर्ग, शिल्पकार वर्ग और श्रमिक वर्ग। भोजन में शाकाहार और मांसाहार दोनों ही चीजों का वो प्रयोग करते थे। इसके अतिरिक्त जो मुख्य फसलें या मुख्य अन्न जिनसे वो परिचित थे, वो गेहूं, जौ, चावल, तिल, दाल, दूध, फल आदि चीजें हैं जिनका वो अपने भोजन में प्रयोग करते रहे होंगे। इसके अतिरिक्त हमें सिलबट्टे मिले हैं, जिससे ऐसा पता चलता है कि वो सिलबट्टों का भी अपने पाक कला कार्य में उपयोग करते होंगे। वेशभूषा में हमें जो मूर्तियां मिलती हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, उनसे हमें पता चलता है कि किस तरह का वस्त्र वो धारण करते होंगे। बहुत सारी मूर्तियों में ऊपरी भाग वस्त्रहीन है और अधोभाग में लहंगा, पैजामा या धोती जैसा वस्त्र जो है वो उन्होंने डाल रखा है। सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों से परिचित थे। अपना केश विन्यास करते थे। आप जो मूर्तियां देखेंगे अभी पीछे, नर्तकी आदि की मूर्तियां भी देखेंगे, तो उसमें आप देखेंगे किस तरीके से जो केश हैं, स्त्रियां उन केशों को अलग अलग तरीके से बांधती थी। इसके अतिरिक्त आभूषण भी धारण किए हैं, जो सोने, चांदी, तांबे, कांसा या हाथी दांत, सीपियां, कौड़ियां, इन सब के हमें बने हुए आभूषण भी मिलते हैं। श्रृंगार दान भी मिला है, जिसमें हमें लिपस्टिक का पाउडर है,
काजल यानी सुरमा है, इन सब का भी प्रमाण मिलता है कि इसको भी प्रयोग में किया जाता था। मनोरंजन के लिए बहुत सारे खिलौने मिलते हैं जिनसे बच्चे अपना मनोरंजन किया करते होंगे। पासे मिलते हैं जो संभवतः जुआ आदि खेलने के काम आते होंगे। छोटे पिंजरे मिले हैं जिससे ऐसा पता लगता है कि वो पक्षियों को पालते भी होंगे। कंचे खेलते होंगे। संगीत और नृत्य के प्रमाण भी हमें मिलते हैं। शिकार, जानवरों की लड़ाई करवाना आदि मनोरंजन इनके द्वारा किए जाते रहे होंगे। ये देखिए उनके आभूषणों का प्रकार, उनके खिलौनों का प्रकार, किस प्रकार की मूर्तियां मिलती हैं। अब आते हैं हम धार्मिक जीवन पर। अभी अभी हमने कहा कि नारी मूर्तियां बहुतायत में मिली हैं और मोहरों पर भी नारी का जो अंकन है वो हमें मिलता है। यहाँ तक कि हमें एक मोहर पे इस तरीके का चित्र मिलता है कि एक स्त्री है और उसके अंदर से एक वृक्ष निकल रहा है। तो ऐसा माना जाता है कि संभवतः उसे उर्वरता की देवी माना गया है और नारी शक्ति जो है सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत ही महत्वपूर्ण थी और पूजी जाती थी। इसके अतिरिक्त हमें परम पुरुष की पूजा के प्रमाण मिलते हैं। वो परम पुरुष जो शिव से तादात्म्य रखते हैं। जैसे एक पुरुष बना हुआ है जिसके 3 मुख हैं और आप जानते हैं कि हम शिव को त्रिमुखी कहते हैं। पशुपति हैं, चारों तरफ पशु बैठे हुए हैं और पशुपति की तरह से वो परम पुरुष बैठा हुआ है। और आप जानते हैं कि जो शिव है उन्हें भी पशुपति नाथ कहा जाता है। इसके अतिरिक्त योगी के रूप में बैठे हैं, उन ऊपर शिरस्त्राण पहना हुआ है जो त्रिशूल के रूप में है। तो प्रजनन शक्ति का देवता उन्हें माना गया है और उनके सर से भी एक टहनी निकलते हुए देखी जा सकती है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसी परम पुरुष की पूजा करते थे और उस परम पुरुष के जो गुण हैं वो वर्तमान में जो देवता हैं शिव, उनसे काफी मिलते जुलते हैं। इसके अतिरिक्त लिंग पूजा का भी कुछ विद्वान इसमें प्रमाण देखते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे पत्थर, मिट्टी, सीप आदि के बने हुए लिंग मिलते हैं। लेकिन जो इतिहासकार हैं एच.डी. सांकलिया और डेल्स, वो कहते हैं कि ये पूजे नहीं जाते थे, क्योंकि यदि ये पूजे जाते तो हमें ये घरों के भीतर मिलते, लेकिन हमें ये ऐसे सड़कों पे बिखरे हुए और इस तरीके से मिलते हैं, तो संभवतः ये पूजे नहीं जाते होंगे। इनके अतिरिक्त हमें प्रकृति पूजा का भी प्रमाण मिलता है। वृक्ष की पूजा होती थी, जल की पूजा होती थी, पशु पूजा जो है उसके लिए भी अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से मोहरों पर एक कुबड़ वाला बैल या एक सींग वाला पशु या जो नाग है, ये सब हमें मोहरों पर बने हुए मिलते हैं। मंगल चिन्ह, वर्तमान में भी आपने देखा होगा कि हम स्वस्तिक यानी जिसे हम साथिया कहते हैं, या चक्र है, या तावीज या मन के पूजा की माला में जो डालते हैं, ये सब हम मंगल चिन्ह मानते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता में भी हमें इनके प्रमाण मिलते हैं। इसके अतिरिक्त जल की पवित्रता भी मानी जाती थी, क्योंकि जहां पे हमें अग्नि वेदिकाएं मिली हैं बहुत, वहां पर हमें पास ही कुआं भी मिला है। और आप जानते हैं कि वर्तमान में भी यदि हमें कोई हवन या पूजा वगैरह करनी होती है तो पहले स्नान करवाया जाता है ताकि पवित्र हो जाए मनुष्य और उसके बाद वो अपने पूजा पाठ के लिए बैठे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी जहां अग्नि वेदिकाएं हैं उनके समीप कुएं मिलते हैं, तो जल की पवित्रता रही होगी, जल से पवित्र माना गया होगा। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो का जो विशाल स्नानागार मिलता है या हमें मोहरों पे घड़ियाल का जो अंकन मिलता है, ये सब भी जल की पवित्रता के द्योतक है। ये देखिए पशुपति की मोहर दिखाई दे रही है, स्वस्तिक का चिन्ह दिखाई दे रहा है, कुबड़ वाला बैल दिखाई दे रहा है, योगी, मातृ देवी की मूर्ति। इसके अतिरिक्त हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को योग साधना का भी ज्ञान था।
उनके मोहरों पर जो अंकित योगी की मूर्ति है या जो योगेश्वर है, वो इस बात के बारे में बताते हैं हमें। अंत्येष्टि संस्कार भी वो किया करते थे। मार्शल कहते हैं कि 3 प्रकार के शवाधानों से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित थे। एक तो था पूर्ण शवाधान, यानी संपूर्ण जो शव होता था उसी को पृथ्वी के नीचे गाड़ दिया जाता था। इसके अतिरिक्त दूसरा प्रकार था आंशिक शवाधान। पहले शव को ऊपर छोड़ दिया जाता था, जो पशु पक्षी जब उसको जितना खाते थे खा लेते थे, उसके बाद जो बचा हुआ शव होता था उसे पृथ्वी में गाड़ दिया जाता था। और तीसरा वो करते थे दाह संस्कार, जिसमें शव को जला देते थे और उसके बाद जो उसकी राख बचती थी या जो भस्म बचती थी उसको पृथ्वी के अंदर गाड़ दिया जाता था। सुरकोतड़ा में हमें कलश शवाधान मिलता है, जिसमें कलश के अंदर जो उसकी भस्म आदि है, छोटी हस्तियां हैं, उसको लेकर और कलश को गाड़ दिया गया है। लोथल में हमें युगल शवाधान मिलता है, यानी स्त्री और पुरुष दोनों के शव को एक साथ एक ही समाधि में दफन कर दिया गया है, यानी दबा दिया गया है। और जो शवों को जब दबाया जाता था तो उनके साथ वस्त्र, उनके आभूषण, उनके काम में आने वाले पात्र, वो सब भी मिलते थे। इससे ये पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग संभवतः ये सोचते हो कि मरने के बाद भी संभवतः वहां पे कोई जीवन होता है, जिस जीवन में काम में लेने के लिए वो आभूषण, वस्त्र आदि चीजें रखा करते थे। और मार्शल कहते हैं कि सिंधु धर्म की जो विशेषताएं थी वो वर्तमान हिंदू धर्म से इतनी मिलती हैं कि इन दोनों में भेद करना कठिन है। और आप स्वयं भी इस चीज को देख सकते हैं। मातृ देवी की बात जब अपन करते हैं तो आप देखिए, आज भी हम दुर्गा है, काली माँ है, लक्ष्मी माँ है, यानी जो शक्ति है, शक्ति पूजा के रूप में माता की पूजा आज भी हम करते हैं। परम पुरुष, वो तो पहले ही हमने देखा कि शिव जो है उनसे कितना मिलता हुआ है। इसके अतिरिक्त चाहे जल की पवित्रता की बात हो, चाहे मंगल चिन्हों की बात हो, चाहे प्रकृति पूजा की यानी वृक्ष पूजा है, पशु पूजा है, सब कुछ आज भी चला आ रहा है। योग साधना, योगी, शवाधान का प्रकार, हर चीज जो है वो वर्तमान हिंदू धर्म से मिलती है। इसीलिए ये कहा जाता है कि सिंधु धर्म वर्तमान हिंदू धर्म से बहुत ही मिलता है। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के जो और पक्ष हैं उनके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।